आज हम लोग पढ़ेंगे MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास की इकाई 2 विकास प्रतिमान विषयक बहस। इसमें हम लोग 2.1 प्रस्तावना, 2.2 पृष्ठभूमि, 2.3 भ्रमकारी अधिव्यापन और 2.4 भूनीतिक विषयक बहस, ये 4 टॉपिक क्लियर कर चुके थे। और 5वीं टॉपिक है 2.5 नियंत्रण प्रणाली। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राशन की कमी होने के कारण खाद्य आपूर्ति नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई थी, परंतु युद्ध समाप्ति के पश्चात भी यह लागू रही। ठीक है, तो 14 जनवरी 1944 को स्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सुझाया। स्टर्न इकोनॉमिस्ट एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो इसने 14 जनवरी 1944 को कुछ सुझाव दिए, जैसे कि नियंत्रणों की जो वर्तमान व्यवस्था है, यानी कहने का मतलब है कि जो खाद्य नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी उसको क्या किया जाना चाहिए, क्रमिक रूप से इसे और सुदृढ़ करना चाहिए, यानी बेहतर बनाना चाहिए, जिससे क्या हो, एक स्टेबल इकोनॉमी, शांति अर्थव्यवस्था का निर्माण हो। शांति अर्थव्यवस्था का मतलब होगा स्टेबल इकोनॉमी। स्टेबल इकोनॉमी का मतलब होगा जिसमें ज़्यादा उतराव चढ़ाव न हो, वो निश्चित बनी रहे। ठीक है, साथ ही यह देश के दीर्घावधि आर्थिक योजना का साधन भी बन सके। कहने का मतलब लंबे वक्त की जो आर्थिक योजनाएं होती हैं तो उसके लिए क्या एक प्रमुख साधन ये बन सके। अब इसमें मसला क्या हुआ कि 1946 में यह मुद्दा जो है विवादास्पद हो गया। क्या हुआ, तो इसी वर्ष जींस मूल्य बोर्ड नाम की एक कमेटी का गठन किया गया। जींस मूल्य बोर्ड उसका नाम था, जिसके प्रमुख सदस्यों में जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे AD गोरवाला, ठीक है, और दूसरे थे DR गडगिल। तो 1944 में ही इसी वर्ष मतलब एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि नियंत्रण व्यवस्था में सुधार हो, न कि इसे समाप्त किया जाए। यानी जो ईस्टर्न इकोनॉमिस्ट ने सुझाव दिया था वही सुझाव इस जींस मूल्य बोर्ड जो कमेटी बनी थी उसका भी सुझाव यही था कि इस व्यवस्था को समाप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। एक 1947 ईस्वी में खाद्यान्न नीति कमेटी का भी गठन किया गया। ठीक है, तो इसके सदस्यों में क्या था कि जो अधिकतर लोग थे वो आकर्षक उद्योगपति शामिल था। आकर्षक उद्योगपति यानी कि जो उस समय के बड़े उद्योगपति थे वो लोग शामिल थे। इसने दिसंबर 1947 में अपना सिफारिश प्रस्तुत किया, तो ये भी अपना सुझाव दिया। तो इसने कहा कि नियंत्रण व्यवस्था में सरकार की वचनबद्धता को घटाया जाए। इसका मतलब कि सरकार नियंत्रण में कुछ ढील दे। कहने का मतलब ये भी वही सुधार के पक्ष में ही। तो तीनों ईस्टर्न इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपका जींस मूल्य बोर्ड और उसके बाद जो खाद्यान्न नीति कमेटी थी, इन तीनों ने कहीं ना कहीं से समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि इसे घटाने की बात कही। लेकिन ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच गांधी जी के विरोध पर इसको क्या हुआ, इस व्यवस्था को हटा लिया गया। हालांकि इसको हम पहले भी बता चुके हैं, हटा लिया गया। किंतु जैसे ही इसे हटाया गया, क्या हुआ कि वस्तुओं की कीमत में तेज़ी से बढ़ोतरी देखी गई। तो परिणाम स्वरूप इसे क्या किया गया, पुनः लागू कर दिया गया। उसके बाद तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है 2.6 राष्ट्रीयकरण का मुद्दा। तो भारत में जितने समाजवादी एवं उग्रवामपंथी लोग थे वे चाहते थे कि भारत में सभी निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। मतलब कि जितनी प्राइवेट कंपनी है उसे क्या कर दिया जाए, सरकारी बना दिया जाए। राष्ट्रीयकरण को मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन करा था। तो इसी वजह से भारत के जितने उद्योगपति थे सब क्या हुआ था, डरे हुए थे। इसी बीच क्या हुआ कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के 20वें वार्षिक सत्र में पंडित नेहरू ने घोषणा की है कि यह कल्पना करना गलत है कि सरकार उद्योग को नुकसान पहुंचाने की राह पर है। यह कहना बेवकूफ़ी होगी। हम तो उद्योग के विकास के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक एवं विद्युत संसाधन तथा संसाधन यथासंभव मुहैया कराना चाहते हैं। कहने का मतलब कि जो डर था भारतीय व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में कि क्या होगा, हमारी कंपनियों को सरकार अधिग्रहण कर लेगी, यानी सरकार ले लेगी, तो उसको क्या कहा इन्होंने, कोरी कल्पना बताया कि ये केवल कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात 4 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय विनिर्माता संगठन में भी संबोधन देते हुए पंडित नेहरू ने यह आश्वासन को फिर से दोहराया कि जो है आपकी संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। ये क्या है, एक कोरी कल्पना है। तो राष्ट्रीयकरण का ये मुद्दा था। इसी के साथ हम आते हैं नेक्स्ट
2.7 पे, तो ये है योजना का मुद्दा। तो इसमें क्या था कि जो पूंजीपति थे जो जितने पूंजीपति थे वे चाहते थे कि भारत में सोवियत विचारधारा लागू न हो। जो किस चीज़ पर आधारित थी? राष्ट्रीयकरण पे। यानी सोवियत विचारधारा लागू होगी तो जितनी भी हमारी जितने पूंजीपतियों के जितनी कंपनियां थी उसको क्या किया जाता? सरकारी बना दिया जाता। तो वे राज्य के निर्देशन की व्यवस्था, यानी वो चाहते थे कि कंपनियां हो और राज्य रेगुलेट करे, रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में काम करे, ना कि वो लेकर उसका उत्पादन करता बन जाए। तो ये बेहतर भी था, सरकार रेगुलेट ही करनी चाहिए थी। तो लेकिन फिर भी कुछ जो मूल फंडामेंटल उद्योग थे उसमें क्या हुआ? सरकार शामिल हुई। तो उन्होंने कहा कि जो राज्य के मतलब अगर रेगुलेटिंग की भूमिका में आती है तो हम उसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। और साथ ही ये भी उन लोगों ने कहा कि जो मूल उद्योग हैं उसके विस्तार में क्या करे? राज्य की भूमिका पर इन्होंने बल दिया कि जो मूल उद्योग है, जो फंडामेंटल उद्योग हैं, उसको क्या किया जाए? विस्तार में राज्य, चूँकि उनके पास उतनी पूंजी थी नहीं, तो मतलब राज्य और ये दोनों मिल के ही क्या करें? फंडामेंटल उद्योग के विस्तार पे बल दें। इसके बाद हुआ कि अब इसमें क्या हुआ कि अब समाजवादी क्या था? समाजवादी और जो उग्र वामपंथी थे वे चाहते थे कि आर्थिक गतिविधियों में राज्य की भूमिका क्या हो? अधिक हो। मतलब केवल रेगुलेटिंग ना होकर एक उत्पादक के रूप में राज्य की भूमिका एक उत्पादक के रूप में हो, ना कि एक रेगुलेटिंग बॉडी के रूप में। ठीक है, रेगुलेटिंग बॉडी का मतलब हो गया कि उसे नियंत्रण करे केवल। ठीक है। अब सरदार पटेल क्या था कि पूंजीपतियों के समर्थक थे, मतलब वो इस पक्ष में नहीं थे कि वो चाहते थे कि सरकार केवल रेगुलेट करे, ना कि उत्पादन करे। लेकिन नेहरू जी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वो चाहते थे कि नहीं, सरकार उत्पादन के भी काम सरकार ही करे, मतलब उस सरकार द्वारा ही किया जाए। तब लेकिन जब तक पटेल जीवित रहे तो उन्होंने ये सब नहीं होने दिया। लेकिन पटेल ने क्या हुआ कि पटेल ने सरकार द्वारा योजना आयोग की स्थापना का विरोध किया। क्या हुआ कि एक बात चल रही थी कि सरकार क्या करे कि योजना आयोग की स्थापना करे, तो लेकिन पटेल इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, सरकार योजना आयोग क्यों बनाएगी। परंतु जैसे उनकी मृत्यु हुई तो उसके पश्चात क्या हुआ? भारतीय योजना आयोग की स्थापना कर दी गई, जो मंत्रिमंडल के क्या थी? अधीन थी, और प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष था। इसी का नाम बदल कर है अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी समाप्त हुआ। और नेक्स्ट टॉपिक है 2.8 औद्योगिक संबंध। तो 1920 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुरोध पर अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस, इसको शॉर्ट में एटक कहा जाता है, तो एटक की स्थापना हुई। उस वक्त क्या था कि कांग्रेस इससे दूर रही। ठीक है। जो गांधी जी के प्रत्यक्ष संरक्षण वाला अहमदाबाद का वस्त्र उद्योग था, ठीक है, वो भी इसमें क्या हुआ? शामिल नहीं हुआ। तो इसका परिणाम यह हुआ कि एटक पर जितने साम्यवादी थे हैं उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इसमें भी क्या हुआ? साम्यवादी शामिल नहीं हुए और कांग्रेस शामिल हुई। तो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे सब जेल में बंद हो गए। तो अब 1942 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन में ये लोग तो विरोध किया था, तो ये लोग पकड़ाए नहीं, केवल कांग्रेस के नेता पकड़े गए। तो इस कारण क्या हुआ कि इनका प्रभाव जो है एटक पर और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, यानी जो अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस का था उस पर इन लोगों का साम्यवादियों का प्रभाव और बढ़ा। लेकिन जब नेता सब जेल से बाहर निकले तो उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया कि साम्यवादियों को निष्कासित कर दिया। जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग थे कांग्रेस में, उनको निष्कासित कर दिया इस आधार पर कि इन्होंने क्या किया, 1942 के आंदोलन में, जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उनमें उसका क्या किया था? विरोध किया। ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस इसके समर्थन में ज़्यादा थी नहीं है, तो मजदूरों के मोर्चे पर क्या हुआ? साम्यवादियों का प्रभाव लगातार बना रहा। ठीक है। और ये लोग जल्दी से जल्दी सत्ता हस्तांतरण के लिए मांग ये लोग तेज करती है, लगातार हड़ताल मांग है प्रारंभ की। और कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं किया कि भाई अभी जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा है शांति से, तो हड़ताल वगैरह करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। लेकिन ये लोग लगातार हड़ताल कर रहे थे। तो 1947 की शुरुआत में ही, प्रारंभ में ही, एक हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना की गई, जिसके केंद्र में अहमदाबाद वस्त्र उद्योग कर्मचारी संघ था। यानी ये वही था जो विरोध किया था अखिल भारतीय संघ का, जो अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस का बना था, एटक जिसको बोलते हैं। तो एटक में ये शामिल नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ की स्थापना के ये
केंद्र में था। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग कर्मचारी संघ, महात्मा गांधी को भी इसका समर्थन प्राप्त था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यह जनशक्ति जुटाने में ये असफल हो गया। तो मई 1947 में पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने क्या किया कि नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सम्मेलन किया और फिर से क्या हुआ, एक दूसरा संगठन बनाने का फैसला लिया गया। कहने का मतलब कि जो हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ था वो असफल हो गया। तो मई 1947 में वापस पटेल के नेतृत्व में एक दूसरा संगठन बनाने का प्रयास किया गया। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस, इंटक इसको शॉर्ट में कहा जाता है, की स्थापना हुई। ठीक है, तो और एक अन्य वर्ष के अंदर अंदर ये क्या हुआ कि दो और केंद्रीय श्रम संगठनों ने जन्म लिया। एक था हिंदू मजदूर सभा, तो ये इंटक से टूटकर बनी। इंटक वही थी जो वो क्या कहते हैं ये बनाए थे, अरे पटेल बनाए थे। और दूसरी थी संयुक्त श्रमिक संघ, दूसरी जो बनी उसका नाम था संयुक्त श्रमिक संघ कांग्रेस। ये एटक से टूट के बनी थी। यानी जो जिसको समाजवादियों का समर्थन प्राप्त था उससे टूटकर जो बना उसको कहा गया संयुक्त श्रमिक संघ, और इंटक से टूटकर जो बना उसे कहा गया हिंद मजदूर सभा। तो दो थे और दो और टूट के बन गए। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो उस समय भारत में पूंजीवाद भी पनप रहा था। तो इससे क्या हुआ कि वर्ग विवाद का मुद्दा तीव्रता से प्राप्त किया, क्योंकि कुछ लोग समाजवादी चाहते थे, कुछ लोग पूंजीवादी चाहते थे। तो क्या हुआ कि वर्ग विवाद का मुद्दा बढ़ गया। अब पूंजीपति जो थे वो चाहते थे कि क्या हो, जल्दी से जल्दी जो हो, अगर मतलब औद्योगिक का विकास करना है तो औद्योगिक शांति क्या है, जरूरी है। यहाँ मतलब एक तरफ था कौन, युद्ध प्रिय श्रमिक संघवाद की बात चल रही थी, दूसरी तरफ कौन था, उद्योग। तो चूंकि अब स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी तो जो भी साम्यवादी और समाजवादी भी चाहते थे कि अर्थव्यवस्था के भीतर जल्द से जल्द क्या हो, वर्ग संबंध का कायम किया जा सके, जल्दी से जल्दी क्या हो, वर्ग संबंध को, मतलब जो एलिट वर्ग है, जो पूंजीवादी वर्ग था और जो मजदूर वर्ग था, तो इन दोनों के बीच क्या हो, एक संबंध कायम हो, एक जिससे क्या हो कि विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आगे का जो दो टॉपिक बच गया है, राजनीतिक बहस और भारतीय संविधान सभा का लक्ष्य एवं संकल्प और सारांश, ये तीनों नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।